द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312। सही उत्तर है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है, यदि उन्हें प्रतीत हो कि इसकी स्थापना से लोकहित की पूर्ति होगी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की संवैधानिक शक्ति किसे प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित कर सकते हैं तथा उसके कर्तव्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956, 1969, 1988, 1990। सही उत्तर है 1990। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा की गई थी। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना मुख्यतः किस आयोग की सिफारिश के बाद हुई? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। सही उत्तर है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की प्रमुख सिफारिश की थी। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 263 में निर्दिष्ट नहीं है? अंतर्राज्यीय विवादों की जांच, समान हित के विषयों पर चर्चा, बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश, बाध्यकारी न्यायिक निर्णय देना। सही उत्तर है बाध्यकारी न्यायिक निर्णय देना। अनुच्छेद 263 जांच, विचार विमर्श और सिफारिशों की व्यवस्था करता है। ये परिषद को बाध्यकारी न्यायिक निर्णय देने की शक्ति प्रदान नहीं करता। कथन ए, अंतर्राज्यीय परिषद मुख्यतः परामर्शात्मक संस्था है। कारण आर, इसकी सिफारिशें संघ या राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। परिषद मुख्यतः परामर्श और समन्वय के मंच के रूप में कार्य करती है। इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के बीच कौन सा अंतर सही है? दोनों संवैधानिक निकाय हैं। दोनों का गठन 1956 के अधिनियम से हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार है क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक और अंतर्राज्यीय परिषद वैधानिक है। सही उत्तर है अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार है क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का आधार अनुच्छेद 263 है, जबकि 5 क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैधानिक निकाय हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 263 परिषद की स्थापना को स्वतः अनिवार्य बनाता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसके कर्तव्य निर्धारित कर सकते हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है केवल दो। अनुच्छेद 263 परिषद की स्वतः स्थापना अनिवार्य नहीं करता। लोकहित में आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति इसकी स्थापना कर सकते हैं।
और आदेश द्वारा इसके कर्तव्य निर्धारित कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संघवाद की किस विशेषता से सर्वाधिक संबंधित है? न्यायिक संघवाद, सहकारी संघवाद, राजकोषीय केंद्रीकरण, आपातकालीन संघवाद। सही उत्तर है सहकारी संघवाद। संघ और राज्यों के बीच परामर्श, समन्वय और विचार विमर्श का मंच प्रदान करके अंतर्राज्यीय परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस माध्यम से की गई थी? संसद के अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। सही उत्तर है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सही उत्तर है राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, जिससे ये संघ राज्य परामर्श का महत्वपूर्ण मंच बनती है। विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों का परिषद में प्रतिनिधित्व कौन करता है? केवल उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सांसद। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल होते हैं। बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रशासक, मुख्य सचिव, निकटवर्ती राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय गृह सचिव। सही उत्तर है प्रशासक। जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, उनके प्रशासक अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव। सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990, 1993, 1996, 2000। सही उत्तर है 1996। परिषद के विचारार्थ विषयों पर निरंतर परामर्श और उनके परीक्षण के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का गठन 1996 में किया गया था। कथन ए, अंतर्राज्यीय परिषद सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। कारण आर, परिषद परामर्श को बढ़ावा देती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय सरकारों के बीच कानूनी विवादों का न्याय निर्णय कर सकता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अंतर्राज्यीय परिषद परामर्शात्मक संस्था है, जबकि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निर्दिष्ट संघ, राज्य और अंतर्राज्यीय कानूनी विवादों पर मूल अधिकारिता का प्रयोग करता है। कुछ संघ राज्य विवादों के न्यायिक समाधान से सबसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312। सही उत्तर है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 संघ और राज्यों अथवा राज्यों के बीच निर्दिष्ट विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता प्रदान करता है। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत करने और इसकी नियमित बैठकें आयोजित करने पर बल दिया? मंडल आयोग, पुंछी आयोग, कोठारी आयोग, बलवंत राय मेहता समिति। सही उत्तर है पुंछी आयोग।
केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत करने और इसे अंतर सरकारी परामर्श का अधिक प्रभावी मंच बनाने पर बल दिया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों युग्म सही हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का आधार अनुच्छेद 263 है। क्षेत्रीय परिषदें 1956 के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक निकाय हैं और जीएसटी परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 279 में है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद को किस विषय की जांच और उस पर सलाह देने का कार्य सौंप सकता है? राज्यों के बीच विवाद, निर्वाचन विवाद, मौलिक अधिकार, धन विधेयक। सही उत्तर है राज्यों के बीच विवाद। अनुच्छेद 263 विशेष रूप से परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने का कार्य सौंपने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 263 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये स्थायी परिषद को अनिवार्य करता है। ये परिषद को न्यायिक शक्तियां देता है। ये स्थापना को राष्ट्रपति के समाधान पर छोड़ता है। ये केवल आपातकाल में लागू होता है। सही उत्तर है ये स्थापना को राष्ट्रपति के समाधान पर छोड़ता है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है यदि उन्हें प्रतीत हो कि ऐसी स्थापना से लोकहित की पूर्ति होगी। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988, 1990, 1991, 1996। सही उत्तर है 1991। अंतर्राज्यीय परिषद को सचिवालयीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना 1991 में की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय। सही उत्तर है गृह मंत्रालय। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और केंद्र राज्य तथा अंतर्राज्यीय समन्वय में सहायता करता है। कथन ए, अंतर्राज्यीय परिषद न्यायालय नहीं है। कारण आर, इसकी भूमिका बाध्यकारी न्याय निर्णय के बजाय चर्चा, जांच और सिफारिश से संबंधित है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। परिषद एक परामर्शात्मक और समन्वयकारी मंच है। ये न्यायालय की तरह बाध्यकारी न्याय निर्णय नहीं करती। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद किस विषय पर चर्चा कर सकती है? राज्यों और संघ के समान हित के विषय, संविधान संशोधनों की वैधता, निर्वाचन याचिकाएं, राष्ट्रपति का महाभियोग। सही उत्तर है राज्यों और संघ के समान हित के विषय। अनुच्छेद 263 उन विषयों पर चर्चा की अनुमति देता है जिनमें कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों का समान हित हो। अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद 263 के बीच सही अंतर कौन सा है? 262 वित्त आयोग से 263 जीएसटी परिषद से संबंधित है। 262 नदी जल विवादों से 263 अंतर सरकारी समन्वय से संबंधित है। 262 चुनावों से 263 आपातकाल से संबंधित है। दोनों केवल वित्तीय विवादों से संबंधित हैं। सही उत्तर है 262 नदी जल विवादों से 263 अंतर सरकारी समन्वय से संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से परामर्श और समन्वय की व्यवस्था करता है।
केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग से पहले कौन सा प्रमुख आयोग गठित किया गया था? सरकारिया आयोग, कोठारी आयोग, मंडल आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति। सही उत्तर है सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया था। पुंछी आयोग बाद में 2007 में गठित हुआ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इसकी स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं। इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। कौन से सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री इसकी स्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं। परिषद की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद मुख्यतः किसे मजबूत करती है? एकात्मक केंद्रीकरण, सहकारी संघवाद, न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। सही उत्तर है सहकारी संघवाद। संघ और राज्यों के बीच संवाद, परामर्श और समन्वय को बढ़ावा देकर अंतर्राज्यीय परिषद सहकारी संघवाद के एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।